हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर ट्रिकी बायोलॉजी से। कल हम आपको डिस्कशन कराए थे चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन के लिए, जिसमें हमारा स्लॉट टोटल क्वेश्चन नंबर शायद 26 या 27 हो चुके थे। आज हम उससे आगे शुरू कराएंगे। पिछला क्लास हमारा पहला क्लास था जिसमें हम चौक डस्टर की बात कराए थे, जीवन की पहली दौर की बात कराए थे। आज हम डायरेक्ट आ जाते हैं। ये हमारा दूसरा क्लास है। लेसन 2 क्लास 2 हमारा है चैप्टर नंबर 1 का। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन के तरफ बिना समय गवाए। देखें, ये हम आपको पिछले क्लास में ही करा चुके थे, एक बार देख लीजिए। अमीबा विपरीत परिस्थिति में क्या बनाता है? तो भाई साहब बीजाणु भी बनाएंगे और साथ ही साथ बीजाणु के साथ साथ एक चीज़ और बनाता है ये, जिसका नाम क्या है? सिस्ट। तो ये भी आंसर है, ये भी। तो आंसर क्या हो गया? ए और बी दोनों। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं आज के स्लॉट में क्या नए टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो देखें, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पादपों में अलैंगिक जनन की विधि क्या कहलाती है? याद करिए, पादप में अलैंगिक जनन की विधि उसके कायिक भाग से हो सकते हैं। ये कायिक भाग उसका जड़ हो सकता है, तना हो सकते हैं, या पत्तियां हो सकती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन कहते हैं। आंसर क्या जाएगा इसका? बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, पादपों में कायिक जनन कलिका का निर्माण तना के किस भाग से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लिया जाए इस क्वेश्चन को। तो आप देखें, इस क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं। तो आप देखिए कि जैसे ये कोई तना है, जैसे मान लीजिए ये कोई तना हम बना रहे हैं। ये मान लिया जाए कोई तना है इस तरह का, और इस तना में आप देखते हैं कि कुछ इस तरह से पर्व संधियाँ होती हैं। ये तना रहा और तना में इस तरह से पर्व संधियाँ होती हैं, जिसको अंग्रेजी में नोड कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं? नोड। और हिंदी में कहते हैं पर्व संधि। ये है पर्व संधि यानी नोड। आप देखें, यहाँ पर हम आपको बताए थे एक कलिका होती है, यहाँ पर एक अवस्था, यहाँ पर जो विभाजतक कोशिका होती है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं विभाजतक कोशिका होती हैं। इसी से निर्माण होती हैं कलिका का, और यही कलिकाएं आगे चल करके नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। आप देखिए, गन्ना की खेती में भी हम यही करते हैं ना, यहाँ से काटते हैं और यहीं से काट करके हम आगे लगा देते हैं। तो किस भाग से निकला है? तना के भाग से निकला है। तना के किस भाग से? तो सही आंसर क्या है? पर्व संधि। अब आप कहोगे कि सर पर्व क्या होता है, मुझे बता दीजिए। तो दो पर्व संधियों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं पर्व, और जो जोर होता है उसका नाम क्या देते हैं? पर्व संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो उदाहरण डायरेक्ट पढ़ाया गया था, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया प्लेनेरिया में हो सकती है। आपको ये समझाना जरूरी है। जैसे देखिए, प्लेनेरिया एक जीव है जिसके जीव शरीर में 3 भाग होते हैं। हम इस तरह से उसके तीनों भाग को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ से हम इसके 3 भाग बना रहे हैं, इसके 3 भाग बना रहे हैं। इस तरह से इसका दूसरा भाग रहा और ये इसका रहा तीसरा भाग। मान लीजिए ये रहा इसका हेड, ये रहा इसका ट्रंक, और इसका रहा टेल, यानी सिर भाग, वक्ष भाग और पूंछ। अब देखिए, अगर इन तीनों को हम काट देते हैं तो पूंछ एक नया पूरा का पूरा प्लेनेरिया ही बना लेगा। अगर हम ये ट्रंक काट देते हैं, वक्ष भाग, ये भी एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। और अगर हम हेड पार्ट कट देते हैं तो ये भी एक नया जीव ही बना लेगा। तो पुनरुद्भवन का मतलब क्या? टूटे हुए भाग से दोबारा पूरा शरीर का निर्माण हो जाना, वही पुनरुद्भवन। तो उदाहरण क्या आएगा? प्लेनेरिया आएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सामान्यतः अमर प्राणी किसे कहते हैं? सामान्यतः अमर प्राणी किसे कहेंगे? तो अमर हम उसको कहते हैं कि जिसका मृत शरीर प्रकृति में नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए मानव का मृत शरीर प्रकृति में पाया जाता है, तो ये अमर हुआ ही नहीं। अमर बेल की पत्तियां भी सूख जाती है तो वो यूं ही पेड़ पर पड़ा रहता है, ये भी नहीं होगा। कोई भी बहुकोशिकीय जीव मरने के बाद उसका मृत शरीर प्रकृति में बचा रहता है, ये नहीं। तो क्या होगा? एक कोशिकीय। प्रैक्टिकली आप समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई अमीबा है। अमीबा जब द्विखंडन करता है तो 1 से 2 अमीबा बन जाते हैं। क्या इसकी मृत्यु हुई? क्या इसका मृत शरीर मिला? क्या नहीं मिला।
जब इसका मृत शरीर प्रकृति में नहीं मिल रहा है इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, अमर कह देंगे। तो आंसर क्या होगा, एक कोशिकीय जीव डायरेक्ट क्लास का है। अगला क्वेश्चन है बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। तो भैया बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं। कैसे कहते हैं ये देखिए। वैसे जानिए बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन होता है मछली और चावल। अगर वहाँ के जलों में अगर जलकुंभी बहुत तेजी से फैल जाएगा तो जलकुंभी में जो कायिक जनन होता है वो होता है ऑफसेट प्रकार का, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, जिसको ऑफसेट को हिंदी में कहते हैं भू अस्तरिका, सॉरी इसको बोलते हैं हिंदी में अस्तरिका, अस्तरिका बोलते हैं। तो ये बहुत तेजी से वृद्धि करता है और इसकी जड़ें कहाँ रहती है, पानी में रहती है। अब इसकी जड़ें पानी से क्या यूज कर लेगा, ऑक्सीजन। जब जड़ें पानी से ऑक्सीजन उपयोग कर लेगा तो मछलियों के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होने के कारण मछलियों की मृत्यु होने लगेगी। तो वहाँ के गरीब लोगों को खाना के लिए मछली नहीं मिल पाएगा और जिस धान के खेत में जलकुंभी फैल रहा है उस धान के खेत में भी वृद्धि सही से नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि ना ही मछली की उत्पादकता सही हो पाएगी ना ही पादप की यानी धान की, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राइजोम प्रकार का कायिक जनन किसमें मिलता है। दुनिया भर में ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइजोम प्रकार का, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकंद प्रकार का कायिक जनन किसमें मिलता है। डायरेक्ट आपको बताए थे अदरक और हल्दी में। देखिए अदरक में देखिए, हल्दी में देखिए, आप देखेंगे इस तरह से नीचे निकला होता है गांठ, यहीं से नीचे जड़ बन जाता है और ऊपर से नए तने बन जाते हैं। इसको किसान क्या करते हैं, काट करके रोप देते हैं, एक नया पौधा बन गया। इसका मतलब क्या होगा, अदरक में और हल्दी में। तो आंसर क्या जाएगा, बी एंड सी दोनों जाएगा। तो अपने आप मन से सोचते रहिए कि आंसर क्या होगा। आगे हम कुछ ना कुछ सुविधाएं विकास मतलब डेवलप करेंगे ताकि आपका कमेंट भी हम पढ़ पाएंगे जब ऑनलाइन क्लास आएंगे, तो जिससे कि आपके आंसर को हम ज़्यादा प्रेफर दे सकें कि आपने आंसर क्या दिया है। एक तरह का लाइव सेशन वो हो चलेगा जिसमें थोड़ी दो चार व्यवस्थाएं और हमें करनी है। अगला क्वेश्चन है ऊपरी भूअस्तारी दैट इज अ रनर। देखिए दूब घास की बात की जा रही है। दूब घास जमीन के ऊपर ही ऊपर चलता है। अब देखिए जहां पर भी उसको गांठ मिला जमीन के साथ सटा, वहीं से क्या बन जाएगा, नीचे जड़ बन जाता है और ऊपर के तरफ इसमें पौधों का निर्माण हो जाता है। ये जमीन के ऊपर ही ऊपर चलता रहता है, इसलिए इसका नाम है रनर या ऊपरी भूअस्तारी। उदाहरण डायरेक्ट याद रखना है, दूब घास में ऐसा मिलता है। फिर देखिए मानव के नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। भैया इससे पहले समझिए कि मानव की बात करें तो मानव के शरीर में द्विगुणित होती है कोशिका। मानव में जो भी कोशिकाएं होती हैं वो सभी द्विगुणित होती है सिवाय युग्मक को छोड़ करके। इसी में होता है युग्मक मातृ कोशिका, युग्मक मातृ कोशिका। और ये युग्मक मातृ कोशिका होते हैं द्विगुणित यानी 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं इसके अंदर। अब बताइए जब इसमें युग्मक निर्माण होता है तो युग्मक निर्माण के दौरान यहाँ पर एक कोशिका विभाजन होती है जिसका नाम है अर्धसूत्री। तब जाकर के यहाँ युग्मक बनता है जिसमें गुणसूत्र अगर इधर 2n रिप्रेजेंट किए हैं तो यहाँ गुणसूत्र n होगा। यहाँ 23 जोड़ी 46 रिप्रेजेंट किए हैं तो यहाँ कितना होगा, 23। तो आंसर क्या बनेगा, मानव के नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो किसी के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 23। और अगर यही रहता कि युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या, अगर यही रहता युग्मनज, तो युग्मनज को अंग्रेजी में बोलते हैं जायगोट। और इस जायगोट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती, 46, यानी रिप्रेजेंटेशन 2n से करते। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि युग्मनज बोला जा रहा है या युग्मक। अगर युग्मनज बोला जाएगा तो आप लगाएंगे 2n और युग्मक बोला जाएगा तो आप लगाएंगे n। ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसी कोशिका विभाजन जिसमें पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी होती है। जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n बताए हैं और जिस कोशिका में विभाजन होता है उस कोशिका को बोला जाता है मातृ कोशिका। यानी हम इसको कौन सी कोशिका बोल दिए, मातृ कोशिका। अंग्रेजी में इसको आप पेरेंटल सेल कह सकते हैं। जब इससे विभाजन हो रही है तो यहाँ से जो कोशिकाएं बन रही है, इन कोशिकाओं में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी है।
तो यहाँ पर अगर 2n है तो यहाँ क्या होगा n, और n अगर हो रहा है तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो रही है ना। डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अगर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है तो क्या कहलाएगी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहलाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चला जाए तो अगला है पत्थर चट्टा में कायिक जनन किस प्रकार का होता है। तो ध्यान देंगे बच्चे, ये क्वेश्चन कल भी आया था पत्थर चट्टा वाला, यानी बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन की प्रायोरिटी 2 बार रखी है। यानी जैसे देखिए ये कोई पत्ती है पत्थर चट्टा का, ब्रायोफिल्म का, सब लोग देखे होंगे। इसका ये मार्जिन होता है कॉर्नर वाला भाग, इसी कॉर्नर वाले भाग से नीचे क्या निकलता है, जड़ निकल जाता है, और ऊपर के तरफ इस तरह से, ऊपर के तरफ इस तरह से नया तना यानी नया पादप विकसित हो जाता है। तो पत्थर चट्टा में किसके द्वारा जनन होता है, कायिक जनन, पत्तियों के द्वारा। यहाँ पे तना लिखा है इसलिए घबराना नहीं, इसमें तना का कोई महत्व नहीं है, सीधी सीधी पत्तियां, इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कि फल मक्खी एवं तितली के जीवन काल का अनुपात क्या होता है। भाई साहब ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड का नहीं है, ये क्वेश्चन आपके नीट के पूछे हुए क्वेश्चन का है, जो AIPMT पहले होता था उसका। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है कि पहले क्या लिखा है, फल मक्खी। तो फल मक्खी का जीवन काल अमूमन हम आपको बताए थे 30 से 45 दिन, यहाँ पर आप यूनिट समान रखिएगा दोनों का। और उसके बाद तितली का जीवन काल हम बताए थे लगभग 7 दिन बताए थे। तो एक का 30 से 45, दूसरे का, अगर आप अनुपातिक रेशियो बनाए, हमसे ज़्यादा गणित आपको आता होगा, तो सर इधर वाला वैल्यू हमेशा कम आएगा और इधर वाला वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगा। अगर इसको एवरेज मान के काटें तो 7 इकाई 7 और 7 बचे 35, यानी इस तरह का रेशियो आपसे निकल करके आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 5:1। ये क्या हो सकता है, चाहे ये दिन हो सकता है, चाहे ये सप्ताह हो सकता है। अगर यहाँ हम सप्ताह माने हैं तो सप्ताह होगा, दिन माने हैं तो दिन होगा। सर महीना तो कभी नहीं होगा, महीना तो कभी नहीं होगा। सर यहाँ पर दिन भी सही होता, लेकिन रेशियो क्या हो गया है, उल्टा कर दिया है। होना चाहिए था 5:1 दे दिया है 1:5, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या गया, आंसर गया हमारा बी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। जलीय पादपों में कायिक जनन किस प्रकार का होता है। भाई साहब एनसीईआरटी का डायरेक्ट डायग्राम है, क्या है डायरेक्ट डायग्राम, वो देखिए। जैसे ये रहा जलीय माध्यम, यहाँ पर एक जलकुंभी बनाया गया है और दूसरा जलकुंभी ऐसे बनाया गया है, और बीच में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको लिखा है ऑफसेट यानी भू अस्तरिका, सॉरी यानी इसको लिखा है अस्तरिका, लिखा है ऑफसेट यानी अस्तरिका लिखा हुआ है। तो बताइए क्या तरह का होगा। अरे भाई अंग्रेजी ही दे दिया है, ऑफसेट प्रकार का। और ये इतना तेजी से वृद्धि करता है कि तुरंत ये जलाशय को भर देता है। छठ घाट आप साफ किए होंगे तो देखे होंगे, एक थल्ला को आप उठाएंगे, एक पौधा को उठाएंगे तो एक नहीं उठेगा, उसके साथ 10, 20, 50 पौधे उठ जाएंगे, यानी इतनी तेजी से वो कायिक जनन करता है। तो वो कौन सा प्रकार आया, वो प्रकार हमारा आ गया है, वो प्रकार हमारा आया कौन सा, ऑफसेट प्रकार का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैसे जीव जिसके संतान अनुवांशिकी एवं आकार की रूप से समान होते हैं क्या कहलाता है। भाई साहब ये पहले क्लास का है, एनसीईआरटी का पहले टॉपिक का ये है। इसको क्या कहते हैं, क्लोन। हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्या कहते हैं, क्लोन, जो अलैंगिक जनन के संतानों के लिए हम उपयोग करते हैं। आगे की तरफ चला जाए, अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। इस तरह के आपके बिहार बोर्ड के क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरे बोर्ड के हैं, या फिर ये फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इसको मिलाना है। बताओ मेरे राजा, अमीबा वाला किस में होगा, अमीबा वाला होगा द्विखंडन में। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें, जैसे ए का डी मिला तो ए का डी ये दोनों सही हो सकता है, लेकिन ये दोनों कभी भी सही नहीं होगा, यानी इस दोनों को काट दिए। दूसरा हल्दी वाला, सर हल्दी वाला मिलता किस में है, राइजोम में मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकंद। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकंद। यानी 2 का क्या है, ए, 2 का ए ये सही है और ये गलत है, मतलब ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो गया, बी। ऐसे क्वेश्चन देखने में भारी भरकम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरह के करना बिल्कुल आसान होता है। अरे बचपन में ई होले ई होले ई होले तो ई नहीं होले, इस तरह का आप बना सकते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चमेली में कायिक जनन किस प्रकार का होता है। ये भी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके दूसरे स्टेट पीएमटीज के या फिर आपके दूसरे स्टेट बोर्ड्स के हैं क्वेश्चन। वैसे हम पढ़ाए हुए हैं
चमेली में ये होता है इस प्रकार का भू स्तरीका अर्धवायवीय तना। बिल्कुल आसान लिखा है। हम 3 प्रकार के तना बताए थे। वायवीय में गन्ना बताए थे, अर्धवायवीय में रनर, सकर, स्टॉलन और ऑफसेट बताए थे, और उसके बाद बताए थे लास्ट वाला में भूमिगत। तो इसमें क्या होगा, अर्धवायवीय तना द्वारा। आप देखे होंगे कोई पुदीना का गाछ, अगर पुदीना की खेती किए होंगे तो पौधा का तना काट करके जमीन पर कादो करके रख दिया जाता है और वो नीचे की तरफ जड़ बना लेता है, ऊपर के समय में तना बना लेता है ऊपर की तरफ। तो क्या हुआ, ये इसे जमीन के अंदर गाड़ने की जरूरत नहीं होती है, उसे बस वैसे ही जमीन में सटा दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है नीला कुरेंजी में पुष्पन किस महीने में होता है। तो जनरली देखें उसमें सितंबर, अक्टूबर, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर इसमें साथ आ रहा है सितंबर के महीने में इसमें पुष्पन होता है। कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अगुणित का चयन करें। इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अगुणित किस में होते हैं। तो देखो भैया, इन निम्नलिखित में से अगुणित का चयन करें। तो देखो हम क्या करें कि इन सारे ऑप्शन को, ये जो चिन्ह हमें दे रहा है, इस चिन्ह को हम ना माने। ये चिन्ह तो दे दिया गया है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को। हम इस सब चिन्ह को दिए ही नहीं। अब आप बताओ क्या करोगे। तो बिना कंसेप्ट लगाए तो होगा ही नहीं। सर युग्मनज, दिमाग लगाइए, युग्मनज कब बनता है, निषेचन से, और निषेचन कब होता है, नर और मादा युग्मकों के संलयन से। तो आपको खुद सोचना है, ये 2n होगा। युग्मक, सर दुनिया में जितने भी युग्मक होते हैं सारे के सारे अगुणित होते हैं। सर भ्रूण, युग्मनज ही आगे भ्रूण बनाता है, ये भी द्विगुणित होता है। भ्रूणपोष, सर ये क्या होता है, त्रिगुणित होता है। तो अब देखिए, ये चिन्ह आपको पहले दे चुका था, लेकिन ये चिन्ह आपको खुद बनाने थे। तो आंसर क्या होगा, इस आंसर हो गया बी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, वीर्य सेचन के अंतर्गत आता है। हम आपको बताए थे जो युग्मक यानी लैंगिक चरण की 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है निषेचन पूर्व परिघटना, दूसरा होता है निषेचन, और तीसरा होता है निषेचन पश्च। तो निषेचन पूर्व परिघटनाएं में 2 चीजें आती हैं, एक युग्मक निर्माण और युग्मक स्थानांतरण। तो बताइए वीर्य सेचन किस में आया। तो वीर्य सेचन आया युग्मक स्थानांतरण। हम आपको बताए थे अगर पादप में युग्मक स्थानांतरण होता है तो इसको कह रहे थे परागन, और अगर ये जंतु में ये काम हो रहा है तो इसी को क्या कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, युग्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है अंडाशय निषेचन के पश्चात क्या बनाता है। भाई साहब बिल्कुल आसान, हम एक डायग्राम बनाए थे इस तरह का डायग्राम था स्त्रीकेशर में, और ये हम बताए थे ये होता है अंडाशय, और यही अंडाशय आगे चल करके फल का निर्माण करता है। तो बिल्कुल आसान है, निषेचन के पश्चात अंडाशय किसको बनाया, फल का निर्माण ये कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता क्या होती है। ये चैप्टर नंबर 1 में भी था, 2 में भी। हम समय बचाने के लिए इसको डिस्कस नहीं किए, लेकिन आपको याद रख लेना है भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, जो आगे चैप्टर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिसंलयन का उत्पाद क्या है। ये भी चैप्टर 2 का है, इसमें भी थोड़ा दिया हुआ है। यानी त्रिसंलयन का जो उत्पाद है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, यानी जिसको शॉर्ट में PEN कहते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके बाद देखें नर एवं मादा जनन अंग है क्रमशः, यानी पहले नर के लिए तो नर का क्या होता है, वृषण होता है, और मादा का क्या होता है, अंडाशय होता है। तो क्रमशः क्या होगा, वृषण और अंडाशय। तो क्रमशः वाले में ध्यान रखिएगा, जो पहले लिखा है उसको पहले प्रायोरिटी में लेना है, और जो बाद में लिखा है उसको बाद में प्रायोरिटी में लेना है। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वैसे बीजाणु जिसमें कसाभिका पाया जाता है। देखो जी, कोई बीजाणु है उसमें इस तरह से कसाभिका पाया जाएगा, कसाभिका पाया जाएगा, इसका मतलब इसी के द्वारा इसमें गमन होगा, तो ये चल पाएगा जल में, इसलिए इसको बोलते हैं चलायमान या चल बीजाणु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अगुणित जीव निर्माण। क्या कह रहा है, अगुणित जीव का निर्माण हो रहा है। मान लीजिए कहाँ से, युग्मनज से। ये रहा युग्मनज जिसको हम दिखाए 2n, और इसी से कोई जीव बना। ये जीव कैसा आ रहा है, अगुणित। अब बोलो भाई साहब कि ये जो बन रहा है अगुणित बन रहा है, तो 2n से क्या जा रहा है, n, यानी गुणसूत्र की संख्या क्या हो रही है, आधी। और जब गुणसूत्र की संख्या आधी हो रही है
तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसको क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो देख लीजिए ये रहा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चावल एवं गेहूं का जीवन काल क्या है। हम आपको क्लास में बताएं जितने भी फसली पौधे होते हैं अमूमन 5 से 6 माह उसकी जीवन काल होती है। धान, गेहूं, मक्का, इस सब का तो 4 से 5, अगर 5 से 6 भी रहता फिर भी ऑप्शन हमारा यही जाने वाला था। यहाँ देखिए 4 से 5 दिया है लेकिन वर्ष दिया है, इसलिए आप समय पर ध्यान दीजिएगा, आगे दिन कह रहा है, वर्ष कह रहा है या सप्ताह कह रहा है। तो आज हम आपको इतना क्लास में कराए हैं। तो ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर था इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी का। कुछ बैच में कल हमारा ख़त्म हो रहा है चैप्टर, उन्हें भी असाइनमेंट नहीं मिला है, प्रैक्टिस पेपर नहीं मिला है, इसलिए उनका वीडियो तैयार नहीं हो पा रहा है। कल से वो भी रेगुलर कर दिया जाएगा, समय यही रहेगा। तो लेते हैं हम आपसे विदा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से अगर फ़ायदेमंद लग रहा हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।